सर एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन होते हैं उनकी संख्या मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है 42 होती है, लेकिन धीरे-धीरे वो घटती जा रही है। एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन हो सर उसमें होते हैं, तो इसकी क्या वजह है सर? क्यों संख्या घटती जा रही है? 32 हो चुकी है सर अब। देखिए, ऐसा है कि अ, एक सतत प्रक्रिया है जी, जिसके अंदर अपग्रेडेशन, नई चीज़ को इंडक्ट करना और टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। जी, हम हमें बहुत समय लगा कि हमारे मिग्स की क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, जी, दूसरी क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। हम एक ही देश के ऊपर डिपेंडेंट है तो थोड़ा ये इसको ब्रॉड बेस करना चाहिए। तो हम दूसरे देशों की तरफ गए, उनसे भी हमने हवाई जहाज़ लिए। हमारी समस्या शुरू से ये रही है कि हम कभी अपना इंजन नहीं बना पाए। हुँ। हाँ सर, वही प्रॉब्लम तेजस को लेकर चल रही है। तेजस के इंजन अ, को लेकर हम लोग अमेरिका पे डिपेंड थे आप और 60s की बात करिए, हाँ, HF-24 मारुत बना था। डेल्टा विंग डिज़ाइन था उसका, जी, फ्रेंच डिज़ाइनर था। प्लेन बहुत अच्छा था। हम इंजन ढूँढते-ढूँढते यूएसए के पास भी गए। हुँ, उनके लोगों ने देखा, उनके लोगों को एक चीज़ समझ में आई कि ये अगर प्लेन सक्सेसफुल हो गया, हुँ, तो हम जो प्लेन लोगों को बेच रहे हैं, वो बिकने बंद हो जाएँगे। उन्होंने हमको ओवर पावर्ड इंजन दिया। हमारे 3-4 प्लेन क्रैश हुए, 3-4 पायलट मरे, काफ़ी समस्याएँ आई। अल्टीमेटली हमने वो गिव अप कर दिया। हमने प्रोग्राम ही बंद कर दिया। HF-24 तिरपाल में ढक हुँ, के उसको रख दिया हमने। लोग बाग उसके बारे में पूछते थे, हम कोई उनको जवाब नहीं देते। फ्रेंच टीम आई एक बार, भई हम देखना चाहते हैं क्योंकि ये फ्रेंच डिज़ाइन है। उन्होंने उसको देखा, पूरी उसकी फ़ोटोग्राफ़ी की, पूरा उसको अच्छी चारों तरफ से देख के अ, चले गए और उन्होंने उसको लेकर मिराज बनाने शुरू किए। मिराज का डिज़ाइन वही है जो हमारा हुँ, हमारा डिज़ाइन था। उसके बाद उसमें अपग्रेडेशन चलते जाते हैं। सक्सेसफुल हुए, मिराज बड़ा सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट बना, उसके कई वेरिएंट्स आए। हमें इंजन की समस्या रही, हुँ। तेजस के अंदर भी हमको वही दिक्कत आई। तो जब तक हमारा ये क्षमता नहीं बढ़ती है, हम इसके अंदर पूरी आत्मनिर्भरता नहीं अपना सकते। सर तेजस को लेकर प्रधानमंत्री जी ने बाइडेन से भी बात की थी। जीई जो था, उसमें भी डील हुई थी कि भई हम तेजस के लिए हर साल मेरे ख्याल से 22 इंजन देने की बात हुई थी। पिछले साल 8 इंजन आने थे, इस साल 12 आने थे, लेकिन कोई भी इंजन नहीं आ पाया। तो क्या सर अमेरिका भारत को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहता या उसको कमज़ोर करना चाहता है? कोई भी देश दूसरे देश को तरक्की करने नहीं देना चाहता। अब आप भारत की क्यों बात करते हो? ठीक है। देखिए, कोई नहीं चाहता कि आप ताकतवर बनो, आप प्रभावी बनो, आप कि लोग बाग ज़्यादा सुनें, कोई नहीं चाहता। हुँ, ये आम ज़िंदगी में भी होता है, ठीक है? आपका नेबर भी सोचता है, अच्छा इनको इनको नहीं आगे बढ़ने देना, ठीक है? कोई ना कोई रोड़ा अटकाना है। तो वो सब जगह होता है। एक एक व्यावहारिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। जब जी, तक हम खुद अपना इंजन नहीं बनाएँगे, ये दिक्कत रहेगी हमारी। और उसके बाद क्या होता है, अब आपने देखा होगा राफ़ेल के लिए कितना लंबा वो चला, बहुत लंबा चला। अलग-अलग जहाज़ों से हमने चेक किए, अलग-अलग ऑफ़र आईं, कुछ छोड़ दी गई, अल्टीमेटली हमने राफ़ेल लिया। अच्छा जहाज़ है। कितने लिए, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, बाकी रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरा करेंगे। एक हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रूस के साथ समझौता है कि जॉइंटली हम बैठकर करेंगे। क्या हमारी टीम उनके साथ बैठी कि नहीं बैठी? क्या हमारे लोग गए कि नहीं गए? तो इसके अंदर भी सिस्टम को ऐसा लाना पड़ेगा कि प्रतिस्पर्धा बढ़े। अभी आपके पास एचएएल है, उसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो बनाएँगे हो जाएगा, उसको मेंटेन कर देंगे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी। सर स्पुतनिक की एक खबर है, स्पुतनिक के बारे में आप जानते होंगे, रशियन एक मीडिया एजेंसी है। उसका कहना है कि जो अमेरिका ने बांग्लादेश में किया, जो पाकिस्तान में किया, वही वो हिंदुस्तान में करना चाहती है। जो अमेरिका के राजनयिक हैं,
वो हैदराबाद जाते हैं, इसके अलावा वो बेंगलोर जाते हैं, चीज़ें दिखती हैं। जम्मू कश्मीर जाते हैं और वहाँ वो ऐसी एजेंसीज से मिलते हैं जो क्रिश्चियंस हैं और जिनको सीआईए फंड करती है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहता है? कोई भी देश जो सबसे ऊँचे पायदान पर बैठा है, जी। वो नहीं चाहेगा कि सीढ़ी पे कोई दूसरा आए। और अगर भारत की आर्थिक प्रगति अच्छी हो रही है, भारत एक विकसित भारत का सपना देखता है, तो वो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं सुनते हैं। हुँ, वो कहते हैं ये अगर आ जाएँगे तो फिर हमको दिक्कत होगी। तो कुछ न कुछ तो करेंगे। आपकी और आज पूरा का पूरा जुड़ा हुआ विश्व है। ग्लोबल कनेक्टिविटी है, सप्लाई चेन्स ग्लोबल हैं। जी। तो आप कहीं न कहीं उसके ऊपर असर डाल सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे अ, सिक्योरिटी महकमे जो हैं, अ, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों, हमारा विदेश विभाग हो, इस चीज़ के प्रति सजग होंगे कि हो क्या रहा है। सर, चाइना ने आयरलैंड के पास एक बहुत बड़ा बेस बनाया है समुद्री मार्ग पर। इसके अलावा उसने कई अपने नोवल एसेट्स उसने बनाए हैं। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन उसको माना जाता है। या आपके पास भी इस तरह की जानकारी होगी। सर, पहले चाइना से जो समस्या थी वो ज़मीनी मार्ग पर थी, लैंड पर मार्ग थी। जो हमारी आर्मी है उसकी भी तैयारियाँ, उसको भी ट्रेंड किया गया कि जो लैंड पर समस्या है, लेकिन जो समस्या अब समुद्री मार्ग पर आ रही है, वो कितनी बड़ी समस्या है और उससे निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है? भारत का पतन हमेशा तब हुआ है जब समुद्री मार्ग से हमला हुआ है। जी। इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारी 7,500 अ, कुछ किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और इसीलिए जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकें, वो तो एक सोच-विचार काफ़ी होता है। अब बहुत तरीके के जहाज़ जो हैं हमारे यहाँ बन रहे हैं हुँ। और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी काफ़ी आए हुए हैं। मेरा मानना है कि ऐसे काम के लिए नेवी का विस्तार ज़रूरी है और एक चीज़ समझिए, सेनाओं के विस्तार के अंदर साज़ो-सामान बहुत महँगा होता है। एक हवाई जहाज़ की आप कीमत ले लीजिए, एक अ, जो शिप है उसकी कीमत आप ले लीजिए, बहुत कीमत लगती है। इसको कैसे और अच्छा बनाया जाए, अ, कैसे इसको इसको सेल्फ सस्टेनिंग हम बना सकें, इसके ऊपर सोच-विचार की आवश्यकता है। तब जाकर हम मैच कर सकेंगे। सर, जिस तरह से चाइना समुद्री मार्ग पर काम कर रहा है, बे ऑफ बंगाल के बारे में भी आप जानते होंगे अच्छी तरह से सर। तो भारत की रणनीति क्या है? क्या हम लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं ज़्यादा अ, सेनाओं के साथ सर। ताल्लुक नहीं है, पिछले जब से रिटायर हुआ हूँ। लेकिन मेरा अपना मानना है कि देश इन सब समस्याओं के प्रति सजग है। किसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोच-विचार होता है और उसको कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर भी सोच-विचार होता है हुँ। और उसमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्षमता बढ़ाई जाती है। सर, आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने साजो-सामान की बात की, आपने खर्चे की बात की, कि खर्चा बहुत होता है। क्या देश की मोदी सरकार भी सेना के ऊपर जो खर्च हो रहा है उसके बारे में कर रही है, सोचती-विचारती आप है? अब की बार का आपने बजट देखा होगा, हाँ। सबसे ज़्यादा पैसे डिफेंस बजट में हैं और देखिए एक चीज़ समझिए, किसी भी देश में, दुनिया के, 1/3 जो उनको साज़ो-सामान होता है, लेटेस्ट होता है। 1/3 ऐसा होता है जो कि ऑब्सोलीट हो गया, उसको निकाल के फेंक, और बाकी बचा हुआ जो है, वो होता है जो कि चल रहा है और आप कोशिश ये करते हैं कि ये 1/3 जो चला गया, उसी के नया आए, ताकि आपका 2/3 जो है बिल्कुल लेटेस्ट हो जाए। जब तक वो लेटेस्ट होता है, तब तक कुछ पुराना हो जाता है। जी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। सर, ये साइबर अटैक की एक नई समस्या विश्व को झेलनी पड़ रही है। अभी आपने विदेशी में सुना होगा, एक साइबर अटैक हो गया।
भारत किस तरह से तैयार है साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए? 5000 कमांडोज़ की भी बात की गई थी। कितना उसका असर हुआ? अगर हम साइबर अटैक की बात करें तो एम्स की जो फाइलें हैं वो तक हैक हो जाती हैं। तो क्या लगता है इस नए खतरे से देखिए नया भारत कैसे साइबर निपटेगा? देखिए हमारी दिक्कत क्या है, हम हमेशा यही सोचते हैं सरकार ही सब कुछ करेगी। हाँ, आपकी और मेरी भी ज़िम्मेवारी है कि हम उसके अंदर कैसे सहायक बनें। हर संस्थान की ज़िम्मेवारी है, इंस्ट्रक्शंस हैं, नहीं लोग बाग उसको उसके ऊपर चलते हैं। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, हमारे अलग-अलग महकमे जो हैं, इसके लिए जो बने हुए हैं, निर्देश देते रहते हैं समय-समय पर, फिर भी नहीं मानते। ये छोटी-सी चीज़ है, कॉल आती है, लोग बाग कॉल उठा लेते हैं, वो उसको मीठी-मीठी बात करता है और उसके बाद अपने बैंक अकाउंट दे देते हैं हुँ। उसको। जब खाली हो जाता है फिर कहते हैं मेरे का हैक हो गया। किसकी ज़िम्मेवारी है? हमारी खुद की ज़िम्मेवारी खुद है ना। ज़िम्मेदारी है। तो आप सजग नहीं हैं, तो ये होगा और साइबर सिस्टम्स के अंदर आपको ज़्यादा सजगता की आवश्यकता है। सब कुछ ब टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो जाती है। आज जो करंट है वो खत्म हो गया और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, जिससे कि साइबर थ्रेट को कंट्रोल किया जा सके। जो जो एग्ज़ाम्पल आपने दिया, हुँ। उसका दर्जा काफ़ी ऊपर है और मुझे लगता है कि सब लोग जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो उसके बारे में सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। डेडिकेशन की आवश्यकता है। ऐसे लोग चाहिए जो कि इसको ब्यूरोक्रेटिक तरीके से ना सोचें। टेक्नोलॉजी को ब्यूरोक्रेटिक तरीके से अगर सोचने लगेंगे तो गड़बड़ होगी। इसके अंदर खुलापन चाहिए, इसके अंदर सोचने की आज़ादी चाहिए, इसके अंदर काम करने की स्वतंत्रता चाहिए। जनरल साहब अंत में आपसे 2 सवाल मैं पूछूँगा, एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ। तो सवाल मेरा ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकुर आंदोलन ने कितना बीजेपी को डेंट किया? इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की बात चल रही है। उससे कितना सहमत हैं? कितना भाजपा को नुकसान होगा, कितना फ़ायदा? देखिए, आंदोलन ने कितना किया, नहीं किया, वो तो पार्टी उसका फैसला करेगी। अ, क्या उसका असर हुआ, क्या नहीं असर हुआ। जहाँ तक पश्चिमी किस उत्तर तरीके से प्रदेश। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश बने, वो शायद हित में नहीं है। सिर्फ़ आप एक समुदाय को लेकर कहें जी वो नहीं है। हुँ। उसकी अगर आप उसका यथार्थ के अंदर अगर आप देखें, तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह ऐसा फैसला होगा।